हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप बोलोगे सर एग्जाम चल रहे हैं कैसे होंगे। तो लास्ट एग्जाम फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। आप लोग बहुत सारे डाउट्स पूछते हो, सर इम्पोर्टेंट बता दो, कुछ ट्रिक्स बता दो, कुछ प्रायोरिटीज बता दो। तो देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आप सभी के लिए, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस पर फोकस मत करना, उन पर टाइम वेस्ट मत करना, वो लास्ट प्रायोरिटी में रखो। बहुत ज्यादा टफ टफ क्वेश्चंस करने में मत लगे रहना। अभी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए बेसिक थ्योरी, सारे चैप्टर्स की हमें पता हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर्मूला। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने कई बार आपको क्लास में कहा फॉर्मूले एक जगह लिख के रखो, फॉर्मूला कॉपी रखो अपने पास। आई होप सबके पास होगी। तो फॉर्मूले सारे चैप्टर्स के आप वापस बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। फॉर्मूले जो भी है, लाइक कैपिटल बजटिंग में जो कुछ फॉर्मूले जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स हमने सीखी है, वो आप बिल्कुल कैलकुलेट करके जाएं। वो कैलकुलेशंस आप बहुत अच्छे से करें, इसी की प्रैक्टिस करें। तो अभी मैं आपको इस लेक्चर में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आसान करने वाला हूं। जितने भी चैप्टर्स हमारे हैं उनमें जो जो फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, हम ट्राई करेंगे वो सबको सम अप करने का। तो जल्दी से मैं वो सारे फॉर्मूले और सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, सो दैट वो फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, उनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर जो हमने पढ़ा था, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम कहते क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नथिंग बट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कहा इट्स नथिंग बट द एग्रीगेशन, right, the aggregation of all the cost of all the sources of capital। जितनी भी हमारी कैपिटल की सोर्सेज है, उनकी कॉस्ट को जब हम एग्रीगेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट वो एग्रीगेट करने का तरीका क्या है, वो हमने कहा था कि वो टोटल नहीं करेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे। एवरेज नहीं करेंगे, वेटेड एवरेज करेंगे। तो सबसे पहले हम सोर्स ऑफ कैपिटल में आते हैं। सोर्स ऑफ कैपिटल में हमने सबसे पहला सोर्स पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डेट। डेट सबसे पहला सोर्स जिसमें हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होगा, हमने कहा अगर आपका डेट रिडीमेबल है, अगर रिडीमेबल डिवेंचर्स है तो फॉर्मूला अलग, और अगर इरिडीमेबल चीजें हैं तो फॉर्मूला अलग। if these instruments are irredeemable तो फॉर्मूला क्या होगा, हमने कहा था KD इक्वल टू I1 माइनस T अपॉन P। I मीन्स व्हाट, ढंग से फिर याद दिला रहा हूं, I का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, I का मतलब है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। T टैक्स रेट और P नेट प्रोसीड रियलाइज। हाउ वी कैलकुलेट नेट प्रोसीड रियलाइज, इश्यू प्राइस, सॉरी इसको ऐसा कर देते हैं, नेट प्रोसीड रियलाइज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट अगर है तो, और माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ये नेट प्रोसीड रियलाइज मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ डेट। अगर रिडीमेबल है तो फॉर्मूला क्या, हमने कहा KD इक्वल टू I1 माइनस T तो रहने वाला है I1 माइनस T अपॉन प्लस R माइनस P अपॉन N होल डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ R एंड P। दो नई चीजें हैं, R मींस रिडम्पशन प्राइस, N मींस नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद रिडम्पशन होगा। नीचे किया हुआ है हमने डिनोमिनेटर में किया हुआ है एवरेज ऑफ R एंड P। चलिए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बस यही है कि I इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी क्वेश्चन में ना तो आपको कुछ भी चीजें नहीं दी हुई है, ना ही प्रीमियम है, ना ही डिस्काउंट है, ना ही फ्लोटेशन कॉस्ट है, ना ही रिडम्पशन है, इन दैट केस हमने कहा था KD इक्वल टू सिंपली I1 माइनस T। ये भी हमने किया था। सेकंड फिर हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। चलिए, KP इक्वल टू व्हाट, हमने कहा वो भी दो चीजें, रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। अगर रिडीमेबल है I1 माइनस T विल बी रिप्लेस्ड बाय D, तो D अपॉन P। D मींस अमाउंट ऑफ डिविडेंड, P मींस नेट प्रोसीड रियलाइज, और अगर रिडीमेबल है तो D प्लस R माइनस P अपॉन N इन होल डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ R एंड P। मींस सिंपली अगर आपको KD का फॉर्मूला पता है तो आपको KP का भी फॉर्मूला पता है। I हटेगा, 1 माइनस T भी हटेगा और उसकी जगह रिप्लेस होगा D। नाउ, और अगर किसी क्वेश्चन में रिडम्पशन है ही नहीं, रिडम्पशन नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, प्रीमियम डिस्काउंट कुछ भी नहीं है किसी प्रेफरेंस में, तो KP इक्वल टू सिंपली D। जो डिविडेंड की रेट है वही आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस होने वाला है। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने 4 फॉर्मूले सीखे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाके चौथा सीखा, अदरवाइज पहले तो 3 ही मॉडल थे। सबसे पहले हमने कहा डिविडेंड
एक्सपेक्टेशन ऑफ डिविडेंड की वजह से क्या गिव डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या, तो उसने कहा k इक्वल टू d अपॉन p0. d मींस व्हाट, अमाउंट ऑफ डिविडेंड, p0 मींस करंट मार्केट प्राइस. नेक्स्ट, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड. अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग k इक्वल टू EPS अपॉन p0, अर्निंग पर शेयर अपॉन करंट मार्केट प्राइस. नेक्स्ट, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल सबसे ज्यादा पॉपुलर, इट्स D1 upon K minus G. How we calculate D1? D1 मतलब क्या, next expected dividend. Means जो dividend distribute हो चुका, the dividend which is distributed, that is actually D0. और जब आप D0 में growth add कर देंगे तो what will it become? D1. D1 बन जाएगा. Next, D1 upon P0 plus G. मैंने P0 का फॉर्मूला D1 upon P0 plus G. भावनाओं में बहते हुए मैंने K की जगह P0 का फॉर्मूला लिख दिया, तो D1 upon P0 plus G. D1 आ गया, P0 करंट मार्केट प्राइस, G इक्वल टू व्हाट, ग्रोथ रेट. डिविडेंड वाला चैप्टर पढ़ने के बाद आपको एक और चीज क्लियर थी, दिस ग्रोथ रेट इज नथिंग बट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ROE मल्टीप्लाइड बाय RR. ROE क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी. RR क्या है, रिटेंशन रेशियो. हाउ डू यू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. और रिटेंशन रेशियो क्या होता है ये तो आप जानते हो, जितना पैसा आपने बांटने से बचा लिया, EPS माइनस DPS. ये तो हुआ रिटेन्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय EPS के, जिसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. आप जानते हो 10 रुपए का अर्निंग 6 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए, 4 रुपए बचा है, तो 40% इज रिटेंशन रेशियो. ठीक, ROE को जब RR से मल्टीप्लाई करोगे व्हाट विल यू गेट, ग्रोथ रेट. ठीक है ना, ये तीनों फॉर्मूले अपोजिट कर दोगे तो P0 के फॉर्मूले बन जाएंगे. P0 इक्वल टू D की जगह D भी लिख सकते हैं, DPS अपॉन KE. P0 इससे करेंगे तो EPS अपॉन KE, और अगर इससे P0 कैलकुलेट करोगे तो D1 अपॉन KE माइनस G. ये बेसिक फॉर्मूले थे. फिर हमने कहा K इक्वल टू व्हाट, K इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो KE का फिर एक और फॉर्मूला बना था CAPM मॉडल से, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल के अकॉर्डिंग K इक्वल टू व्हाट, RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा. What is this RF? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, लाइक जो FD पे मिलती है, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे मिलती है. RM रिटर्न ऑन मार्केट, लाइक सेंसेक्स इतना परसेंट बढ़ा, निफ्टी कितना परसेंट बढ़ा. बीटा रिस्क इंडेक्स, मार्केट के कंपैरिजन में ये शेयर कितना ज्यादा वोलेटाइल है, दैट इज बीटा. और कभी कभी हो सकता है आपको डायरेक्टली RM माइनस RF दे दे. RM माइनस RF जब भी देंगे तो उसका मतलब है रिस्क प्रीमियम जब भी लिख दे तो आप समझ जाना दिस इज RM माइनस RF. अदरवाइज RM क्या है, रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो. ये हुआ KE. फिर हमने कहा KR क्या है, हमने कहा इट्स नथिंग बट इट्स इक्वल टू जनरली KR इक्वल टू KE, बट इफ देयर इज एनी फ्लोटेशन कॉस्ट देन KR विल बी लोअर देन KE, क्योंकि रिजर्व डू नॉट हैव एनी फ्लोटेशन कॉस्ट. ऑलराइट. कभी कभी KR में एक और चीज होती है कि अगर ढंग से हम देखें तो पर्सनल टैक्स लग जाता है. आज का सीन तो यही है, आप जानते हैं कि डिविडेंड बांटने पर कंपनी को अब DDT नहीं लगता, शेयर होल्डर पर पर्सनल टैक्स लगता है. तो इफ देयर एनी पर्सनल टैक्स ऑन शेयर होल्डर देन KR विल बी इक्वल टू KE1 माइनस DP. DP क्या है, पर्सनल टैक्स ऑन शेयर होल्डर, जो डिविडेंड की इनकम पर पर्सनल टैक्स लग रहा है. इट्स नॉट द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, इट्स पर्सनल टैक्स रेट. नाउ ये खत्म हुए सारे अमाउंट. फिर वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे, आप जानते हो अमाउंट किस सोर्स का कितना है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ दैट सोर्स, ये हो जाएगा WX, समेशन WX डिवाइडेड बाय समेशन W. ये आपकी आ जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. फिर हमने कहा ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेट हम दो चीजों का दे सकते हैं, मार्केट वैल्यू का भी वेट दे सकते हैं, बुक वैल्यू का भी वेट दे सकते हैं. कुछ भी नहीं, मार्केट वैल्यू आ जाएगी मार्केट वैल्यू वेट में. लेकिन बस इंटरेस्टिंग बात इक्विटी में ही थी कि अगर आपको इक्विटी की मार्केट वैल्यू दी हुई है तो उस इक्विटी की मार्केट वैल्यू को इक्विटी और रिजर्व के बीच में बांट देना. कौन से रेशियो में, इनकी बुक वैल्यू जिस रेशियो में, उस रेशियो में ही इनकी मार्केट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दे. बस यही होगा. फिर हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड, जो एडिशनल पैसा आ रहा है उसकी कॉस्टिंग कितनी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब खत्म हुआ तो फिर हमने आगे बढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐसे कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं थे, हमें देखना होता था कौन सा
सोर्स, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑप्ट करने से हमारी मार्केट प्राइस मैक्सिमम होगी, वहां सबसे ज्यादा एक चीज काम आती है आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू व्हाट, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आपको कभी कैपिटल दी हुई हो और आरओसी दिया हुआ हो तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक और चीज ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर चेंज होने से, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से ईबीआईटी चेंज नहीं होता, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से अर्निंग जरूर चेंज हो जाएगी ईपीएस, बट ईबीआईटी चेंज नहीं होगा। लेकिन कैपिटल चेंज हो जाने से ईबीआईटी चेंज हो सकता है, क्योंकि कैपिटल चेंज होने से ऑपरेशन चेंज हो सकता है। तो ईबीआईटी इज डिपेंडेंट अपॉन ऑपरेशन बट नॉट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, ईबीआईटी इज डिपेंडेंट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड बट नॉट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर। इंटरेस्टिंग लाइन जो हमने सीखी थी। आगे आते हैं, यहां पर जाते जाते नई चीजें आने लगी। सबसे नई चीज जो एक हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, दैट इज इन डिफरेंस पॉइंट, क्योंकि उसको सीखने के बाद हम बहुत कुछ चीजें सीख गए थे। इन डिफरेंस पॉइंट वो लेवल जिस पर दो फाइनेंशियल प्लान का ईपीएस क्या हो जाता है, इक्वल, दैट इज दो फाइनेंशियल प्लान, दो कैपिटल स्ट्रक्चर वाले ऑप्शंस का ईपीएस इक्वल हो जाए, दैट इज इन डिफरेंस पॉइंट। पूरा मैथ्स था, वहां तो कुछ इक्वेशन को एक्चुअली सॉल्व करना था, लेकिन इंडिफरेंस पॉइंट का मैटर क्या है कि एक है डेट प्लान और एक है इक्विटी प्लान। इन दोनों के बीच का इंडिफरेंस पॉइंट अगर 20 लाख रुपए पर आया, इसका मतलब 20 लाख का ईबीआईटी अगर कमाओगे, ईबीआईटी का वो लेवल जिस पर दो प्लान का ईपीएस इक्वल रहे, उसे क्या कहेंगे, इंडिफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो हमने कहा कि 20 लाख रुपए की ईबीआईटी पर डेट और इक्विटी प्लान का ईपीएस इक्वल है। इससे सीखा क्या हमने अब आगे की बात कही कि 20 लाख तक आते आते डेट और इक्विटी के जो कॉन्स थे वो इक्वल हो गए। डेट की बुराई इंटरेस्ट, इक्विटी की बुराई डाइल्यूशन, ये इक्वल हो गया। लेकिन इससे ऊपर अगर कंपनी ने कमाया ईबीआईटी तो एडिशनल कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि इंटरेस्ट तो फिक्स है, वो अब्सॉर्ब हो चुका। इट मींस, इसका मतलब बहुत क्लियर था कि अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं, अगर एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा है, ये सब लिखे हुए आपकी नोटबुक में, इफ एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इज ग्रेटर देन डिफरेंस पॉइंट, तो हमने कहा भाई साहब डेट प्लान बेटर होगा। और अगर एक्सपेक्टेड, क्योंकि ज्यादा कमाओगे तो पूरा इक्विटी वालों में बटेगा, इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हम इंटरेस्ट जितना तो कमा चुके हैं। और अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इन डिफरेंस पॉइंट से कम है, तो हमने कहा था वो प्लान बेटर है जहां फिक्स कॉस्ट कम है, मींस इक्विटी प्लान इज बेटर। और अगर इक्वल है बराबर, तो फिर हमने कहा दोनों प्लान सेम है। नेक्स्ट, फिर हमने कहा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या सीखा, वो ईबीआईटी का लेवल जिस पर एक फाइनेंशियल प्लान का ईपीएस कितना है, 0, दैट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का इंपैक्ट क्या आया कि अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है, अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप डेफिनेटली आपका ईपीएस पॉजिटिव होता जाएगा। इसका इंपैक्ट ये था कि मिनिमम कितना कमाना है हमें, इस प्लान को सरवाइव करने के लिए मिनिमम कितना ईबीआईटी कमाना है, दैट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जो हमने सीखा था। तो हमने ये सीखा कि अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी ब्रेक इवन लेवल से कम है तो आपका ईपीएस नेगेटिव आएगा, अदरवाइज आपका ईपीएस पॉजिटिव आएगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। और ये भी सीखा था जिस फाइनेंशियल प्लान में जितनी ज्यादा रिस्क होगी, उसका ब्रेक इवन पॉइंट उतने ही ज्यादा पॉइंट, उतने ही बड़े अमाउंट पर आएगा। हायर द रिस्क, हाई यू नीड टू अर्न टू सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉस्ट, दैट्स इट। ये था कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमारी कॉन्सेप्चुअल चीजें। फिर आया एक जबरदस्त चैप्टर, लिवरेज। लिवरेज क्या था, रिस्क, इंपैक्ट। सबसे पहला हमने कहा 3 तरह की रिस्क है, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड टोटल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क को कैसे बताते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। फॉर्मूला क्या, पहले तो थ्योरी क्या जो सबसे अच्छे से याद रखनी है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है कि सेल में चेंज होने से ईबीआईटी में कितना चेंज होगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताता है, चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन सेल। तो फॉर्मूला भी यही है, चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन सेल। और अगर मुझे ऐसे नहीं निकालना हो तो मुझे कंपेरेटिव अवेलेबल ही नहीं है, कंपेरेटिव डेटा, तो क्या करेंगे, कितना कमा लेते अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होती, हमने कहा कंट्रीब्यूशन, तो अब कितना कमा रहे हो, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, दिस इज द फार्मूला ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अगर डीओएल 2 टाइम, इट मींस
आपका सेल 1% चेंज होने से आपका ईबीआईटी 2% चेंज होगा. चेंज मींस इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या बताता है? चेंज इन सेल, चेंज इन ईपीएस ड्यू टू चेंज इन ईबीआईटी. यही फॉर्मूला है, चेंज इन ईपीएस ड्यू टू चेंज इन ईबीआईटी. ठीक है. फिक्स कॉस्ट, यहां कौन सी फिक्स कॉस्ट का मैटर था? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से रिस्क आती है, ऑपरेटिंग रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की वजह से आती है, जो कि मेजरली है इंटरेस्ट और प्रेफरेंस पर डिविडेंड. कितना कमा रहे होते अगर इंटरेस्ट नहीं होता? ईबीआईटी. अब कितना कमा रहे हो? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. यही फॉर्मूला है. बट अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी है तो अलग से माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड. लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड चूंकि टैक्स के बाद का है इसलिए बिफोर टैक्स लाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी करके. तो ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी. ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 3 टाइम है. इट मींस अगर 1% भी आपका ईबीआईटी चेंज होता है तो 3% से आपका ईपीएस चेंज होगा. अगेन ईपीएस, अगेन चेंज मींस इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज. DTL डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज या DCL डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. ये क्या सजेस्ट करता है? सेल में चेंज होने से ईपीएस में कितना चेंज होगा? फॉर्मूला सिंपल, DOL मल्टीप्लाई बाय DFL. ठीक. ऑल राइट. अल्टीमेटली टोटल रिस्क हमको पता चल जाती है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल को मल्टीप्लाई करके. तो लिवरेज ज्यादा बेटर है या मतलब लिवरेज हायर बेटर है या लोअर बेटर है? हमने कहा ये डिपेंड करता है. हायर होना आपको क्यों अच्छा लग रहा है? बोले जरा सा भी बढ़ा तो बहुत ज्यादा हमारा ईपीएस या ईबीआईटी बढ़ जाएगा जरा सी भी सेल बढ़ने पर आप सोच नहीं रहे हो कि जरा सी भी अगर सेल कम हो गई तो उतने ही डाउन भी चले जाओगे. इसलिए दीज आर फेयर वेदर फ्रेंड. हम कहते हैं ये अच्छे टाइम पर ही चलते हैं, 2-edged sword भी कहते हैं. तो अच्छे टाइम पर ये साथ में, अगर बुरा टाइम हुआ तो जितने ज्यादा आपके लिवरेज होंगे उतना ही धड़ाम से गिरोगे. हमारा टारगेट क्या है? लिवरेज को, रिस्क को, टोटल रिस्क को कंट्रोल में रखना. वो डिपेंड करता है हमारी ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है या फाइनेंशियल रिस्क. अगर आपकी ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो आपको फाइनेंशियल रिस्क कंट्रोल में रखनी चाहिए इन ऑर्डर टू लिमिट द टोटल रिस्क. वो कैसे रखोगे? अपनी फाइनेंशियल रिस्क को कम कर लो. मेरे हाथ में है क्या? यस, डेट कम करो, इक्विटी बढ़ा लो, आपकी फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगी. पर मैं उल्टा नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग रिस्क को कम कर दूं? हमने कहा था नहीं. ऑपरेटिंग रिस्क का कम करना फाइनेंशियल रिस्क के कम करने से ज्यादा टफ है, क्योंकि हर इंडस्ट्री को एक मिनिमम लेवल की फिक्स कॉस्ट तो मेंटेन करनी ही होती है उस इंडस्ट्री के नेचर के अकॉर्डिंग. तो इसीलिए हायर फाइनेंशियल लिवरेज इज बेटर देन हायर ऑपरेटिंग लिवरेज, क्योंकि हायर फाइनेंशियल लिवरेज को तो आप एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा हायर ऑपरेटिंग लिवरेज को एडजस्ट नहीं कर पाओगे. लेसन हमने यहां से सीखा लिवरेज वाले चैप्टर से. आगे आते फिर हम चले एक नए चैप्टर पर, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. यहां सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग साइकिल मेथड सीखी. ऑपरेटिंग साइकिल मेथड ने कहा सारे पीरियड्स निकाल लो. सबसे पहले तो हमने कहा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. फॉर्मूला क्या? फॉर्मूले यहाँ बहुत आसान है. ऊपर तो हमेशा एवरेज आएगा, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय, आप बताओ डेज में चाहिए 360 या 365, या मंथ में चाहिए तो 12 मंथ, या वीक में चाहिए 52 वीक. अभी बार बार नहीं लिखेंगे, आप ये लिखते रहना. खैर आप लिख भी नहीं रहे हो, आप याद कर रहे हो, तो बार बार अब इसको रिपीट नहीं करेंगे. नेक्स्ट, WIP स्टोरेज पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP. WIP के लिए मैटर क्या करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको करना है. नेक्स्ट, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड. इसके लिए क्या करना है? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. इसके लिए मेन मैटर क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय दिस. नेक्स्ट, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, एवरेज डेटर्स, एवरेज स्टॉक ऑफ डेटर्स नहीं, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय कौन सी सेल? क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेस. दैट्स इट. इफ नथिंग इज गिवन तो पूरी सेल और पूरी परचेस क्रेडिट में ये माननी होगी. फिर क्या करना है? हमने बोला ड्यूरेशन निकाल लो. ड्यूरेशन कैसे निकलेगा? रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड प्लस WIP स्टोरेज पीरियड प्लस फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. दिस इज ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल.
ड्यूरेशन से क्या करोगे? ड्यूरेशन से पता चल जाएगा नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल अब पता मैटर डिपेंड करता है आपको किस में चाहिए, डेज में या वीक में। 365 या 360 जो भी डेज है डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन, इससे आ जाएंगे नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल से क्या करोगे? वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड इक्वल टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल, ये आ गई आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक, अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं वर्किंग कैपिटल के उस मेथड पर जहां आपको वैल्यूएशन खुद से करना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन टर्मिनोलॉजी पर हम चलते हैं, वैल्यूएशन की मेथडोलॉजीज हम डिस्कस कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो वैल्यूएशन की मेथडोलॉजी को लेकर ऑलरेडी मैंने आपको शॉर्ट वीडियो पहले भी दिया था वर्किंग कैपिटल के रिवीजन के टाइम पर, तो मैं बहुत शॉर्ट में उसे रिवाइज कर देता हूं। रॉ मटेरियल, दो मेथड चलते हैं, कैश कॉस्ट मेथड या टोटल कॉस्ट मेथड। रॉ मटेरियल को कोई फर्क नहीं पड़ता, रॉ मटेरियल के लिए वैल्यूएशन किस पर होगा? परचेस प्राइस पर, यहां भी सेम परचेस प्राइस पर। लेकिन रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन के लिए यूज क्या करना? कंजम्पशन। नेक्स्ट, डब्ल्यूआईपी के वैल्यूएशन के लिए आपको यूज करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन कंसीडर क्या क्या करना है? रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन सब पार्शियल। पार्शियल कितना? इन सब के आपके पास नोट लिखे हुए हैं, कुछ नहीं तो 50-50%, अदरवाइज जैसा दिया हुआ है। अगर लिख दिया कि रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन बिगिनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, तो 100% रॉ मटेरियल, बाकी सब आप जो भी परसेंटेज दिए हुए या 50। लेकिन यहां क्या करना है? यहां लेस करना है डेप्रिसिएशन, सॉरी यहां कैश कॉस्ट मेथड में यहां टोटल रखना है, बट यहां आप लेस कर देते एक्सक्लूडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, तो कैश कॉस्ट मेथड होगी। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सब वही, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, सब कुछ फुल, एक्सक्लूडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सक्लूडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन यहां ऐसा एक्सक्लूड नहीं होगा टोटल कॉस्ट में, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इसकी चीजें दे चुका हूं। डेटर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? फिनिश गुड्स कैलकुलेशन का अमाउंट ये, डेटर्स का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? डेटर्स का वैल्यूएशन कैसे करोगे? तो हमने कहा यहां तो करेंगे सेल प्राइस पर टोटल कॉस्ट मेथड, और यहां करेंगे सेल प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस प्रॉफिट, टेक्निकली मींस कैश कॉस्ट ऑफ सेल। कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां के लिए कैश कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, तो यहां के लिए कैश कॉस्ट ऑफ सेल। बस क्रेडिटर को फिर फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेथड हो, दोनों जगह क्रेडिटर का वैल्यूएशन करना है, कितने में उससे माल खरीदा था, लेकिन क्वांटिटी की कैलकुलेशन कंजम्पशन से नहीं परचेस से होगी। तो यहाँ के लिए परचेस ध्यान रखना है, रॉ मटेरियल के लिए कंजम्पशन ध्यान रखना है। अगर फर्स्ट ईयर नहीं है या ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है, जो कि हम जनरली मानते हैं, तो कंजम्पशन इक्वल टू परचेस, फिर वहां आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ये फर्स्ट ईयर है या लेवल चेंज हो रहा है, तो कंजम्पशन ऐसे ही नहीं कैलकुलेट होगा, कंजम्पशन इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ऑलराइट, चलिए, तो ये वहां का तरीका था। अब आगे आते हैं वर्किंग कैपिटल में, और ज्यादा कुछ चीजें नहीं थी। डेटर्स मैनेजमेंट में जरूर कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, पर मेरे ख्याल से वो बहुत आसान टॉपिक है, जो जो लिखा हुआ है वैसा वैसा पढ़ लो कि पॉलिसी चेंज करने से सेल पर कितना इंपैक्ट आएगा, सेल की वजह से प्रॉफिट पर कितना इंपैक्ट आएगा, सेल बढ़ने से डेटर्स पर कितना इंपैक्ट आएगा, तो डेटर्स बढ़ने से इंटरेस्ट पर कितना इंपैक्ट आएगा, ये ध्यान रखना। सेल पॉलिसी चेंज करने से क्या कैश डिस्काउंट में चेंज आएगा और क्या बेड डेप्थ में चेंज आएगा, चार फैक्टर ही आपको वहां समझने होते हैं। लेकिन वहां सबको डाउट यही आता है, सर डेटर्स का वैल्यूएशन किस पर करें? बेटा, अगर वेरिएबल एंड फिक्स बोथ कॉस्ट आर अवेलेबल, दोनों कॉस्ट अवेलेबल है एंड नथिंग इज गिवन, कुछ आपको डायरेक्शन भी नहीं दिया, कुछ इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया, और फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप डेटर्स का वैल्यूएशन करें टोटल कॉस्ट। और अगर दिया हुआ है कि भैया डेटर्स का वैल्यूएशन सेल पर ही करना है, ये दिया है सेल पर ही करना ही गिवन है,
कॉस्ट पे करना ये गिवन है तो फिर तो बहुत ही अच्छा, कॉस्ट पे करना ही है, पर सेल पे करना ये गिवन है तो फिर आप सेल प्राइस पर ही करना। और अगर फिक्स इज नॉट अवेलेबल, ऐसा कभी नहीं होगा कि वेरिएबल अवेलेबल ना हो, अगर फिक्स अवेलेबल नहीं, क्योंकि वेरिएबल अवेलेबल नहीं होगा तो आप कंट्रीब्यूशन ही कैसे निकालोगे। अगर फिक्स इज नॉट अवेलेबल तो डेफिनेटली कुछ जरूरत नहीं है, फिर आपको सेल प्राइस पर ही करना है वैल्यूएशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम पहुंचे फैक्टरिंग में एसेट्स फॉर्मूले जैसी कोई चीजें नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है वहां। तो ज्यादातर दो चीजें ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन फैक्टरिंग और कमीशन दोनों अप फ्रंट चार्ज किए जाते हैं, बोथ आर चार्ज अप फ्रंट। जो आपको जो कैश मिलता है उसमें से माइनस करके पैसा दिया जाता है। इंटरेस्ट और कमीशन दोनों माइनस करके आपको कैश दिया जाता है, इसलिए कहते हैं अप फ्रंट चार्ज किए जाते हैं। फिर हम पहुंचे एक जबरदस्त चैप्टर पर जिसका नाम था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे ज्यादा फॉर्मूलों की बौछारें, कॉन्सेप्ट्स की बौछारें और कैलकुलेटर चलाना हमने यही सीखा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे पहले सिंगल कैश फ्लो की बात करते हैं। सिंगल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू और सिंगल कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू व्हाट? present value 1 plus r to the power n, and present value equal to what? Future value upon 1 plus r to the power n. n means what? Number of compounding, number of years in number of compounding. अगर एक साल में एक से ज्यादा बार कंपाउंडिंग हो रही है तो आप एक साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो r केवल क्वार्टर का लें, और साल भर का ही इंटरेस्ट पूछ रहे हैं तो टू द पावर 4 करें, और अगर 2 साल का पूछ रहे हैं टू दी पावर 8 करें। मतलब एन कंपाउंडिंग है और आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जितने जो कंपाउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग आर एडजस्ट हो जाएगा। 12% पर एनम कंपाउंडिंग में एक साल में एक बार, आर 12 रखिए, बट 12% पर एनम कंपाउंडिंग साल में 4 बार, तो आर को रखिए 0.03 और टू दी पावर 4 कर दीजिए। एक साल है तो टू दी पावर 8 कर दीजिए, 2 साल है तो ये तो आप जानते हो ना। सिंगल कैश फ्लो के बाद फिर आता है एन्युटी। मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि या तो आप कैलकुलेट कर लें। सर हमें ना प्रेजेंट वैल्यू दे दी, फ्यूचर वैल्यू दे दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दी, नंबर ऑफ ईयर पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था या तो आप लॉजिक से चलें ट्रायल एंड एरर करते हुए, और नहीं उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप तो ऑप्शंस से चलें। जिस ऑप्शन से आपका आंसर मैच होता है दैट इज राइट, उसमें टाइम कम वेस्ट होगा। और ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन डी से ट्राई करना, ऑप्शन डी देन ऑप्शन सी, क्योंकि जनरली ऑप्शन सी ही मिलेगा, बट ऐसा नहीं जबरन में ऑप्शन सी लगा है राइट, तो फिर भी आप उल्टा ट्राई करना, ऑप्शन डी से ऑप्शन सी से ऐसे ट्राई करना। एन्युटी, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू ए 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू ए 1 माइनस 1 प्लस आर टू दी पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। ठीक, ये वहां फॉर्मूला, इसको सॉल्व करने की ट्रिक बहुत काम की थी। हमने कहा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको तो हमने कहा फॉर एग्जांपल आपको सॉल्व करना है 1 माइनस 1.10 टू दी पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.10, तो कुछ नहीं करना आपको, कैलकुलेटर पे टाइप किए 1.10 डिवाइडेड बाय इक्वल टू, ये हुआ -1 -2, ये हुआ -3, ये हुआ -4, ये हुआ -5, मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू करते हो तो पावर 2 हो जाती है, डिवाइडेड बाय इक्वल टू करते हो -1 होती है, और बस यहां आकर जीटी प्रेस कर दें, आपका ये फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नई चीजें मिली, डेफर्ड एन्युटी। तो डेफर्ड एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू व्हाट? ए 1 माइनस 1 प्लस आर टू दी पावर माइनस एन अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर एम। एम मींस पीरियड ऑफ डेफरमेंट। कह रहे हैं 2 साल बाद 5 साल की एन्युटी होगी, 2 साल बाद 5 साल की एन्युटी, मतलब 5 साल तक पैसे मिलेंगे, 5 बार पैसे मिलेंगे, मतलब टोटल 7 साल तक मामला जा रहा है। और ये कहते हैं 5वें साल तक पैसे मिलेंगे, तो मैटर 5 साल का है, लेकिन 2 साल बाद मिलेंगे तो पैसे 3 साल ही मिलेंगे। पर ये है 2 साल बाद 5 बार आपको पैसे मिलेंगे हर साल के एंड में 7वें साल तक। तो टेक्निकली एन कितना हो गया? 5। तो एन की जगह रखोगे माइनस, एन की जगह रखना है -5 और एम की जगह रखना है 2। तो n है 5, m है 2, क्योंकि कंपाउंडिंग 5 बार हो रही है। अगर यही होता 2 और 5वें साल तक चलता तो हम कहते हैं यहाँ 5वें साल तक चलता, मतलब 3 साल ही आपको पैसा मिलेगा, तो n की जगह 3 होता, m की जगह 2 होता। ऑलराइट, ये डेफर्ड एन्युटी। फिर और कुछ हमने कहा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इक्वल टू सिंपली a अपॉन r। यहाँ तो हम तुक्का लगाते हैं, या मतलब एक एवरेज ऐसा मान लेते हैं कि एडॉक कैलकुलेशन करते हैं, a अपॉन r। नेक्स्ट
फिर बारी आई थी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की कि नॉमिनल रेट किसे कहते हैं। तो हमने कहा नॉमिनल रेट और रियल रेट का एक ही फंडा है कि अगर साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही है तो इंटरेस्ट 12 मिल रहा है, पर अगर साल में 2 बार 6 मिल रहा है तो एक बार 6 मिलेगा 100 पर, ऑलराइट, एक बार 6 मिलेगा 100 पर और अगली बार 106 पर 6 मिलेगा तो 6.36 हो जाएगा, टोटल करके 12.36 हो जाएगा। तो हमने कहा यार नॉमिनल रेट टेक्निकली आपकी फिर ज्यादा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट दैट। तो हमने कहा था यार उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप अगर साल में 2 बार मिल रहा है तो 1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर -2 ये कर दीजिए और ऑल -1 करते हैं तो आपकी रेट एक्चुअल में ज्यादा है, तो 1.06 ये होगा टू दी पावर 2 -1, तो ये 1.1236 -1 तो 0.1236, तो टेक्निकली 12.36% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नॉमिनल देखने को आपको 12 है लेकिन एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट 12.36 है क्योंकि 6% 2 बार मिल रहा है। इंपैक्ट क्या आया, पहले हाफ ईयर में जो 6 मिल गया ना उस पर भी बाद में इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, आप रेट को पहले नंबर ऑफ कंपाउंडिंग से डिवाइड कर दें फिर टू द पावर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कर दें, जो हमने यहां पर किया था। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद फिर हम पहुंचे कैपिटल बजटिंग पर। कैपिटल बजटिंग में बहुत ज्यादा फॉर्मूले, पेबैक पीरियड मेथड ऐसा कोई हमने फॉर्मूला याद नहीं किया, मैंने याद करवाया भी नहीं। पेबैक पीरियड मेथड में आता था कितने टाइम में पैसा आ जाएगा, डिस्काउंटेड पेबैक में डिस्काउंटिंग करके आपको चीजें लेकर आनी, या सीएफएटी कैसे आता है, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब आप जोड़ देंगे डेप्रिसिएशन यू विल गेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। डेप्रिसिएशन क्यों माइनस किया था पहले, फिर जब जोड़ना ही था तो टैक्स बेनिफिट कंसीडर करने के लिए। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड की सीएफएटी की डिस्काउंटिंग करके बस आपको यूज करना है। नेक्स्ट, फिर हमने कहा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, वहां पर ऐसे कोई फॉर्मूला याद नहीं किया हमने। कैश फ्लो ऑफ सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ये आपको मिल जाती नेट प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन वहां चीजें बहुत सारी थी तो उनमें लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं था, कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो आपको याद रखनी। बड़े बड़े क्वेश्चन ट्राई करना, टाइम ना हो तो इग्नोर करना, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस पे जाना। लेकिन जब आप वहां गए तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है रिस्क वाले क्वेश्चंस में। छोड़ दें क्या सर, मैं कह रहा हूं क्यों छोड़ना यार, रिस्क वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। आपको क्या देंगे, एनपीवी के सिनारियो देंगे, एनपीवी 2000 मिल सकती है, एनपीवी 3000 भी हो सकती है, एनपीवी 4000 भी हो सकती है। इनकी क्या दे रखी है आपको, प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन तो कर जाना जो मैं सिखा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.2 0.5 0.3। आपको करना क्या है यार, पहले तो एवरेज एनपीवी निकालनी, इतने हल्के थोड़ी हो तुम। एवरेज एनपीवी कैसे निकलेगी, ये एक्स हो गया, ये पी है, यहाँ पी एक्स निकालो, 2000 मल्टीप्लाई 0.2 400, ये 1500 और ये 1200, टेक्निकली ये टोटल आ गया 3100। तो एवरेज एनपीवी एक्स बार इक्वल टू 3100। अब आगे क्या करना है यार, नेक्स्ट कॉलम एक ही चीज का तो बनाना है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, 2000 माइनस 3100 का होल स्क्वायर, वो भी कैलकुलेटर कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, 2000 माइनस 3100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये यहां लिखना है, ऐसे ये यहां लिखना है, इधर ये यहां लिखना है, तीनों का टोटल। और फॉर्मूला क्या है, इसका अंडर रूट कर देना, समेशन ऑफ, फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ पी एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। और अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होती, सिंपल होता तो ये होता ही नहीं, तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, तीनों का टोटल डिवाइडेड बाय एन करके एक्स बार आ जाता। फिर फॉर्मूला क्या होता, यहाँ क्या कैलकुलेट करते, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिंपल। फिर यहाँ क्या लिखते, डिवाइडेड बाय एन कर देते, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये जो आता इसका समेशन इसका समेशन जो होता, इसको ऐसा कर सकते हैं हम, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का जो समेशन आता है उसको नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ थिंग्स कितनी थी, 3, तो समेशन ऑफ पी तो है ही नहीं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, दैट्स इट। ये आपका रिस्क वाले फैक्टर का आंसर आ जाता।
सर फिर हमको वो समझ नहीं आता कब हम एक्स बार को स्टैंडर्ड डिविएशन में डिवाइड करते हैं, ये सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आपसे पूछते हैं कोवेरिएंस, यार उसका मतलब है एफिशिएंसी ऑफ रिस्क। एफिशिएंसी ऑफ रिस्क, एक यूनिट के रिटर्न के चक्कर में कितनी रिस्क हमारी है, तो वो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? यस, रिस्क पर रिटर्न, एक यूनिट के रिटर्न के चक्कर में रिस्क कितनी है, और अगर इस रिस्क निकाल रहे हो तो जिसका कोवेरिएंस लोअर वो बेटर है। दो प्रोजेक्ट अगर हैं, दोनों का एक्स बार अलग, दोनों की स्टैंडर्ड डिविएशन अलग, तो आप ये निकालें जिसका लोअर है उसमें रिस्क कम है, लोअर इज बेटर। लोअर इज, जितना लोअर ही होगा उतनी रिस्क कम होगी, उतना वो प्रोजेक्ट बेटर है। अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी यही काम आता है, वहां नहीं सीखेंगे फिर। ये कैपिटल बजटिंग में एनपीवी से रिलेटेड और कौन से फॉर्मूले थे, और कोई फॉर्मूले थे नहीं। कभी कभी आपको वो दे देते हैं कि इनफ्लो दिए और उनके आगे क्या दे दिया, सर्टेन इक्विवेलेंट, तो इनफ्लो को सीई से मल्टीप्लाई करना है, सर्टेन इनफ्लो निकालना है, तो सर्टेन इनफ्लो आ जाएगा। और फिर इस सर्टेन इनफ्लो की डिस्काउंटिंग कौन सी रेट से करनी है, रिस्क फ्री रेट से, क्योंकि सर्टेन इक्विवेलेंट से जैसे आपने मल्टीप्लाई किया ये कैश फ्लो रिस्क फ्री बन गए, सर्टेन इक्विवेलेंट से इसलिए तो मल्टीप्लाई किया था। ऑलराइट, फिर क्या करते हैं, पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल टू व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, जिसको आप अभी माइनस कर देते उससे डिवाइड कर दें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बन जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से तीन चीजें सीख सकते हैं, पीआई अगर एक से ज्यादा है इट मींस हमारी एनपीवी पॉजिटिव है, पीआई अगर एक के बराबर है इट मींस हमारी एनपीवी जीरो है, और पीआई अगर एक से कम है इट मींस हमारी एनपीवी नेगेटिव है। ठीक, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आईआरआर, द डिस्काउंटिंग रेट एट विच एनपीवी ऑफ अ प्रपोजल इज इक्वल टू जीरो, उस डिस्काउंटिंग रेट को आईआरआर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, वो डिस्काउंटिंग रेट जिस डिस्काउंटिंग करने पर एनपीवी जीरो आ रहा है। इसमें भी आपको छोटा सा क्वेश्चन देंगे, 4 कैश फ्लो देंगे और 20,000 रुपए का कहते हैं आउटफ्लो है, 6,000 रुपए के 4 साल तक इनफ्लो है, आईआरआर निकालो। तो यार ट्रायल कर लेना, जिस रेट से डिस्काउंटिंग करने पर इनफ्लो का टोटल कितना आ जाए, 20,000, क्योंकि ये तय है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो फाइनल हो गई 20,000, तो जिस रेट से डिस्काउंटिंग करने पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो भी 20,000 आ जाए वो आपका आईआरआर है। या तो खुद से रेट डिसाइड कर लेना ट्रायल एंड एरर करके, इतना नहीं करना, उस प्रोसेस में नहीं जाना, उठाओ चारों ऑप्शन, चारों रेट से डिस्काउंटिंग करके देख लो, जिस रेट से डिस्काउंटिंग करने पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 20,000 आ जाए वो आपका आईआरआर है। इससे ज्यादा अच्छा तो कुछ बता ही नहीं सकता मैं। ठीक है, आईआरआर, पीआई, इसके बाद एक वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, उसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना होता, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो एवरेज या एवरेज पीएटी यूज होगा अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा स्क्रैप वैल्यू भी है तो डिवाइडेड बाय किससे करना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक, और कुछ ज्यादा है नहीं। मोडिफाइड आईआरआर मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा, लेकिन मोडिफाइड आईआरआर में क्या होता है, सारे कैश फ्लो को टर्मिनल पे पहुंचा देना, एक डिस्काउंटिंग रेट यूज करके सारे कैश फ्लो को टर्मिनल पे पहुंचा देना, जिससे आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो तो आउटफ्लो तो एक ही है, इनफ्लो भी एक ही मिल जाएगा टर्मिनल पे, और उस इनफ्लो को इस रेट से डिस्काउंटिंग करो कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर आ जाए, दैट इज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है कैपिटल बजटिंग में, कैपिटल बजटिंग में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, फॉर्मूले कम है। फिर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड पॉलिसी को लेकर, डिविडेंड पॉलिसी को लेकर एक चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें दो चीजें होती हैं, रेलिवेंसी ऑफ डिविडेंड, इररिलेवेंसी ऑफ डिविडेंड। रेलिवेंसी ऑफ डिविडेंड कौन कौन कहता है, रेलिवेंसी ऑफ डिविडेंड कहने वाले पहले व्यक्ति वॉल्टर, वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या, वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग P0 इक्वल टू, बताइए क्या, सिंपल, DPS प्लस R अपॉन KE, EPS माइनस DPS डिवाइडेड बाय KE। R क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैपिटलाइजेशन रेट या एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जिस भी नाम से लिखे।
वॉल्टर ने बहुत सिंपली अपनी चीजें प्रूव की है। वो कहता है R इज ग्रेटर देन K। आप ज्यादा कमा रहे हो एक्सपेक्टेशन से, जितना बांट सकना है, जितना रोक सकते हो रोक लो, तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा? बोले बांटो ही मत ना, फिर तो ऑप्टिमम पे आउट 0। तो अर्थ रिटेन करो 100%, पे आउट करो 0। तुम कम कमा रहे हो, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 100%। बांटो या रोको बात एक ही है, अगर आर और के इक्वल है तो। ठीक, हर रेशियो ऑप्टिमम है। पे आउट विल नॉट इम्पैक्ट द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर, ये कहना था वॉल्टर का। गॉर्डन अलग ही फॉर्मूला कॉपी करके ले आया। क्या फॉर्मूला कॉपी करके लाया गॉर्डन? ईपीएस 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी आर। बोला जबरदस्त फॉर्मूला लाया यार। बोले कुछ नहीं, लेकिन हमने कहा बी मतलब रिटेंशन रेशियो, और आर मींस रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हमने बोला यार ये तो जबरदस्त चीज है, ईपीएस में से रिटेंशन रेशियो माइनस करोगे तो पे आउट आ जाएगा, 1 में से रिटेंशन रेशियो माइनस करोगे पे आउट आ जाएगा, पे आउट को ईपीएस से मल्टीप्लाई करोगे डिविडेंड आ जाएगा, और के माइनस बोले बी और आर को जब मल्टीप्लाई करते हो तो ग्रोथ बनती है। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की कॉपी है, बस उन्होंने डिविडेंड लिखा D1 की जगह। तो इट्स ईपीएस 1 माइनस बी के माइनस बी आर, ये गॉर्डन मॉडल। अब आते हैं भाई साहब, वो कहते हैं डिविडेंड बांटो या मत बांटो वैल्यू सेम रहेगी, ये मानकर चलना, इसमें से क्वेश्चन आएगा। इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड, इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड कौन बोला? ये मोदी, गिलानी एंड मिलर, M&M अप्रोच। ये कहती भाई साहब हम प्रूव कर देंगे डिविडेंड बांटो या नहीं बांटो, आपकी फॉर्म की वैल्यू क्या होगी? सेम। 3 स्टेप में प्रूव किया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में इन्होंने कहा P1 इक्वल टू, बोले P1 हम बताएंगे, P1 इक्वल टू भाई साहब क्या बताओगे आप? तो हमने कहा P1 कैलकुलेट क्यों करना है? हमने बोला 1 साल बाद शेयर कितने पर इशू करेंगे। असम्पशन सी कुछ ऐसी है हमारी कि हम हर साल शेयर इशू करते हैं, क्योंकि हर साल कैपिटलाइजेशन के लिए पैसा चाहिए। तो कहते हैं P1 ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा, P1 के लिए फॉर्मूला P0 का ही है, D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K। इसमें 1 प्लस K हमारे पास होगा, P0 होगा, D1 होगा, P1 निकल जाएगा। हमने बोला ठीक है, तो P1 का फॉर्मूला है नहीं, हम उसको इंटरचेंज करके कैलकुलेट करेंगे। फिर आगे कितने नए शेयर इशू करेंगे? कहते हैं हमको एक्सपांशन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, इन्वेस्टमेंट माइनस कुछ पैसा तो हम बचा ही लेंगे, रिजर्व से आ जाएगा। E माइनस एन D1, एन नंबर ऑफ शेयर्स, D1 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड बांटने का, अर्निंग E इक्वल टू अर्निंग, अर्निंग में से इतना बांट देंगे उतना रिजर्व बच जाएगा, इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा तो रिजर्व से आ जाएगा, बचा हुआ पैसा नए इक्विटी शेयर इशू करके ले आएंगे। एक कितने पर इशू करेंगे? P1 पर, नए नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, हमारी वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगी? कहते हैं n प्लस डेल्टा n, टोटल शेयर हो जाएंगे इतने, एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी इतनी, माइनस इतना हो जाएगा बाहर, और इतना आज कमा लेंगे हम अर्निंग। ये हो गई हमारे आज से 1 साल बाद की वैल्यू। तो आज की कितनी? 1 प्लस के से डिवाइड कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब ये इस तरह की जगलरी है कि आप डिविडेंड बांटो या मत बांटो, फाइनली ये वैल्यू क्या होने वाली है? सेम। ये मुझे नहीं लगता पूरा क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि नहीं पूछ सकते, बस इसकी किसी भी स्टेप पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिविडेंड बांटेंगे तो डेल्टा एन निकालो, डिविडेंड नहीं बांटेंगे तो डेल्टा एन निकालो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये काम आएंगी सारी चीजें। ऑलराइट, D1 नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P1 1 साल बाद की हमारी शेयर की प्राइस, डेल्टा एन न्यू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, I इन्वेस्टमेंट जो हमें करना है, E जो अर्निंग हम इस साल कमा लेंगे, अर्निंग अवेलेबल, N नंबर ऑफ शेयर्स, D1 नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, बस यही सब है। ठीक, ये हुआ M&M मॉडल खत्म। अब एक लास्ट चैप्टर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें मैं आपको ज्यादा दिमाग लगाने से मना कर रहा हूं, प्रैक्टिकल टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा दिमाग मत लगाना। एक तो आरएफ का, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ, ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, मानकर चलना इस पर से क्वेश्चन आएंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इट इज की। ठीक है, बीटा कैसे निकालते हैं? R multiplied by standard deviation of security divided by standard deviation of market. R means correlation between securities and market. ठीक, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, मानकर चलना। ठीक, अब आपसे दो चीजें और कैलकुलेट करवाते हैं।
पर्टिकुलर सिक्योरिटी का रिटर्न, पर्टिकुलर सिक्योरिटी की रिस्क। रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि बीटा तो ऐसे निकलेगा। रिस्क भी दो तरह की होती है, एक रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन, एक रिस्क का मतलब बीटा। ये खुद का खुद से कंपैरिजन है कि हमारे एवरेज स्टैंडर्ड रिटर्न से कितना डिविएशन है हमारे एक्चुअल रिटर्न। और ये क्या है, ये तो आप जानते हो, मार्केट के ये ऑलरेडी आपको पता है, मार्केट के कंपैरिजन में सिक्योरिटी कितनी वोलेटाइल है। दोनों चीजें अलग अलग है, सिक्योरिटी कितनी वोलेटाइल। मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं आपको, कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चन तो आप कर लोगे, मैं फॉर्मूला बेस्ड डिस्कशन कर रहा हूं इस लेक्चर में केवल। तो फॉर्मूला ये वाले काम के। अब इंडिविजुअल सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालें। कहते हैं अगर आपको पास्ट के रिटर्न पता है तो एवरेज करके निकाल लेना, सिंपल एवरेज किए हुए आपने क्वेश्चन। और अगर एक्सपेक्टेशन आपके पास है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी, तो px कर लेना, समेशन ऑफ px इज द एवरेज रिटर्न। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला। अगर पास्ट के रिटर्न दिए हुए हैं तो आपके पास सिंपल सीरीज है, तो फॉर्मूला यूज होगा स्टैंडर्ड डिविएशन का समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और अगर प्रोबेबिलिटी है तो समेशन ऑफ px माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इससे निकल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। अब दो फॉर्मूले वहां और हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाना, इतने ही कर ले आप फॉर्मूला। अल्टीमेटली टाइम ना बचे तो जिनको सब करना है वो तो करें ही, थ्योरी भी पढ़नी है, सब कुछ करना है। फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू पर दो चीजें और आपसे पूछ सकते हैं, टू सिक्योरिटी पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न और बीटा, रिस्क रिटर्न बीटा, ये कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज W1 x1 W2 x2। बीटा कैसे निकालोगे, W1 बीटा 1 W2 बीटा 2। और ये इसका एक फॉर्मूला है, सिग्मा 1 W1 का होल स्क्वायर सिग्मा 2 W2 का होल स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 W1 W2 और दोनों के बीच का कोरिलेशन R1। अगर यही 3 सिक्योरिटी हो गया है तो यहाँ तीसरा ऐड हो जाएगा W3 x3, यहाँ W3 बीटा 3। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, 3 लाइन बन जाएंगी, वो आप जानते हो, 1 2 2 3 एंड 1 3 की लाइन बनानी है। दैट्स इट। तो ये मुझे लगता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में काम आने वाले फॉर्मूले हैं, इतना ही सफिशिएंट होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में फॉर्मूले के पार्ट पर। अदरवाइज चीजें तो बहुत सारी हैं जो हमने सीखी थी। तो यहां तक मेरा और आपका साथ है। आई होप मैंने ट्राई किया कि बहुत सारे फॉर्मूले आपको क्लियर किए, साथ में कॉन्सेप्ट्स भी ट्राई किया कि क्लियर कर दूं। तो यहां तक मेरा और आपका साथ। अब तुम्हारे हवाले एग्जाम साथियों, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी आपको और भी डाउट है तो फील फ्री टू मैसेज मी, मैं डेफिनेटली डाउट्स रिजॉल्व कर दूंगा। बहुत कूल माइंडसेट से जाना, सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रॉपर नींद लेकर जाना। एफएम में दिमाग और कैलकुलेटर का चलना बहुत जरूरी है, तो प्रॉपर स्लीप, एटलीस्ट 6 आवर्स की स्लीप लेके जाना। चाहे कुछ टॉपिक पढ़ के ना जाओ चलेगा, लेकिन जितना पढ़ के जाओ वो याद आए, उसके लिए जरूरी है कि नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है आप फोड़ के आने वाले हो, बिल्कुल पेपर के बाद रिव्यू बताना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।